जय हिंद मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन। जैसे आपको नाम से विदित है कि रिस्पायरेशन है क्या। रिस्पायरेशन मुख्यतः आपका जीवित होने का प्रमाण है। श्वसन जो एक क्रिया है वह एक जीवित होने का प्रमाण है। सांस नहीं तो आस कहा गया है। अगर सांस नहीं चल रही है इसका मतलब वह मृत प्राय है। सजीवों का सबसे प्रमुख लक्षण आपका होता है क्या, सांस लेना। तो वही आज का हमारा टॉपिक है। श्वसन में क्या होता है कि हम आते हैं पहले अपने जो है एनिमल्स पर जो है बताने के लिए। श्वसन मुख्यतः आपका बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेना और फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन लेना और फिर कोशिकाओं में जाना और वहां ऊर्जा उत्पन्न करना और बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आना, बाहर छोड़ना, ही क्या है, श्वसन है। श्वसन की मेन परिभाषा यही है कि बाहर से ऑक्सीजन लेकर के और शरीर में जाकर के कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन मुख्यतः आपका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सी श्वसन जिसे कहते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें मनुष्य बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेकर के अपने शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यह क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का जारण होता है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह तो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन दो जगह होता है। पहला तो आपका कोशा में होता है, ठीक, साइटोप्लाज्म में होता है, जहां ग्लाइकोलिसिस चक्र चलता है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है, उसमें 2 एटीपी का शुद्ध रूप से लाभ होता है और पायरुवेट प्रोडक्ट बनता है। ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वहां पायरुवेट बनता है। फिर पायरुवेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, फिर वहां से शुरू होता है असली खेल। तो वहां क्या होता है, फिर इसका जो है ऑक्सीडेशन होता है कई एंजाइमों की सहायता से, और लास्टली जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 36 एटीपी का लाभ होता है। यह होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। अब हम आते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं। आप एरोबिक रिस्पायरेशन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में आप देखिए, एक्सटर्नल में क्या होता है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेना और कोशिकाओं तक जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आना ही क्या है, आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इसमें आपका बाहरी वातावरण से जो गैसेस होती है, वायु होती है, अंदर खींची सांस लिया जाता है, तो वह क्या होता है, सांस जब लेते हैं तो वहां शुरू हो जाता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड फिर लेके आना, बाहर छोड़ना क्या है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इसमें टोटल रिस्पायरेटरी सिस्टम काम करती हैं। और इंटरनल रिस्पायरेशन में जिसे अंतः श्वसन कहते हैं, अंतः श्वसन कोशिकाओं में होता है, जो अभी आपको हमने बताया कि क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के कोशा से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो हम पहले पढ़ेंगे क्या है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। हम क्या पढ़ेंगे पहले, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में आप देखिए क्या होता है, बाह्य श्वसन जिसे कहते हैं। ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कई भागों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ब्रीदिंग। क्या होता है पहला, ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग में क्या होता है, अब आपको ये भी बता दूं, ब्रीदिंग के बाद क्या आएगा आपका गैसियस एक्सचेंज आएगा, गैसियस एक्सचेंज। फिर आपका आएगा कंडक्शन ऑफ O2। फिर आपका चौथा आ जाएगा कंडक्शन के बाद क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यू। ठीक, इतने प्रोसेस में आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा, बट हमको पहले पढ़ना क्या है, ब्रीदिंग पढ़ना है। तो ब्रीदिंग पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम समझना होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, आपको ब्रीदिंग में क्या होता है, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब क्या है, श्वास अंदर लेना, सांस अंदर लेना इंस्पायरेशन कहलाता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो यह इंस्पायरेशन है, और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है। इंस्पायरेशन में हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मुख्य गैसें लेते हैं और अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वह भी गैसें आती हैं जो हम लेते हैं, लेकिन उनकी मात्रा में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे आपका हम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में 0.03% है, बट जब हम निकालते हैं श्वास एक्सपायरेशन में तो उसकी मात्रा 4% हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। तो जब हम वह निकालते हैं सांस एक्सपायरेशन तो वह 17% बचती है। नाइट्रोजन एट इजिट रहती है, जो वह वैसे ही रहती है। तो ये तो भी हम बताते हैं आपको, लेकिन ब्रीदिंग क्या है, इंस्पायरेशन है। इंस्पायरेशन में बाहरी वातावरण से सांस को लेना इंस्पायरेशन कहलाता है, और अंदर से, शरीर के अंदर से सांस को छोड़ना बाहर एक्सपायरेशन कहलाता है। तो इसमें हमारा सिस्टम काम करता है, कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। कौन सा सिस्टम काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम आते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए आपका पहला क्या होता है, आपका पहला ये हो जाएगा, देखिए नसल पैसेज होता है, नाक और मुख, नाक हुआ मतलब और आपका मुख हुआ, माउथ कैविटी और नोज कैविटी होती है, नसल कैविटी होती है आपकी। तो वहीं से शुरू होता है क्या, रिस्पायरेशन का प्रोसेस, ब्रीदिंग की प्रोसेस। पहला है आपका नसल कैविटी, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका नसल पैसेज है, तीसरा आपका क्या है, उसके बाद आ जाता है आपको फायरिंग्स। अभी सब एक एक के विषय में आपको हम बताते हैं। चौथा क्या आ जाता है आपका, फायरिंग्स के बाद एपिग्लॉटिस, या जहां लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स जो है आपका आ जाएगा लैरिंग्स। फिर आ जाता है ट्रैकिया, फिर आ जाता है आपका ब्रोंकाई, फिर आ जाता है आपका लंग्स, फिर आ जाता है आपका डायाफ्राम। इतनी चीजें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। इसमें लंग्स में आपकी एल्वियोलाई होती है,
अभी आपको एक एक का डिस्क्रिप्शन हम बताते हैं, इसका मतलब कैसे हम सांस लेते हैं और किस माध्यम से छोड़ते हैं। तो पहला है नसल कैविटी। ये नसल कैविटी क्या है? यहाँ ये नाक वाला पोर्शन जो होता है नसल कैविटी होती है। नसल कैविटी में आप देखते होंगे छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो बाहरी वातावरण में, वायुमंडल में जो भी आपकी धूल, धक्कर, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं तो पहली प्राथमिकता है वहीं से फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है, सांस का, हवा का फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। तो वहां जाके ये बैक्टीरिया, धूल के कण क्या होते हैं, फंस जाते हैं उस बाल में। इसलिए बाल होना भी नाक में इम्पोर्टेंट है। जो भी नेचर ने बनाया है वह बहुत सूझबूझ से बनाया है। तो यह बनता है हमारा नसल कैविटी से। नसल कैविटी में आपका ये हो गया बाल, उसके बाद आता है नसल पैसेज। अब देखिए बाल से ही म्यूकस का श्रावण होता है और नसल पैसेज में ज्यादा होता है, लगभग दिन भर में आधा लीटर 500 ग्राम जो है 500 ml आपका म्यूकस का श्रावण होता है, सिक्रीशन होता है, जिससे वह चिपचिपा और आर्द्र बना रहे और इसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया धूल के कण बाल में नहीं फंसे वहां जाके चिपक जाते हैं। और जो हमारी हवा जाती है बाहर के टेम्परेचर से वह अंदर जाके इसकी धीरे धीरे जाते जाते क्या है बॉडी टेम्परेचर पे वायु हो जाती है, जिससे फेफड़े में जाकर के नुकसान न पहुंचाए वो हवा। इस जैसे ही हम गर्म हवा लेते हैं, बाहर अगर गर्म है तो अंदर जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी बॉडी टेम्परेचर पे। अगर ठंडी हवा जाती है तो अंदर जाते ही नसल पैसेज तक जाते ही क्या हो जाती है, वह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे हो जाती है। यह बहुत बड़ा काम इसका होता है। सिक्रीशन जो है जो चिपचिपा पदार्थ होता है। तो आपको एक एक का काम और बताते चल रहे हैं। अब आता है हम जो है फायरिंग्स। फायरिंग्स जो होता है दोनों के मध्य क्या होता है, जैसे हमारे मुख की नासोफेगस यहीं के बाद से हो जाती है फायरिंग्स के बाद से, तो यह फायरिंग्स तक तो हवा जाती है और खाना भी जाता है। अब वहीं से अलग होना शुरू हो जाता है उनका रास्ता, वो लायरिंग्स पड़ता है। यहाँ लायरिंग्स पे आप देखे होंगे एक इपिग्लॉटिस है। इपिग्लॉटिस का काम समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह जैसे ही जो है खाना जाने लगता है तो ये लायरिंग्स ट्रैकिया वाले पार्ट को बंद कर देता है, ये चिपक जाता है ऐसे। और ये जो पार्ट यहाँ से आ रहा है हवा जो है ये तो हवा के लिए है, जाएगी हवा, लेकिन जो ये यहाँ से आता है भोजन वाला पार्ट, ये यहाँ आके दोनों जुड़ते हैं फायरिंग्स में। फायरिंग्स के बाद जैसे ही घुसने की कोशिश करता है, खाना गट से खाना शुरू होता है, यहाँ जैसे ही जाने की कोशिश करता है वह एपिग्लॉटिस क्या होता है, चिपक जाता है लायरिंग्स के पास, जहाँ हवा का पैसेज है, एयर का पैसेज है, और खाना सीधा गलत से ओएसोफेगस में चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। नहीं तो खाना क्या है, दोनों मिक्सअप है, यहीं से अलग होने का प्रोसेस है। यहाँ एक भी कण अगर फेफड़े में, ट्रैकिया में एक भी कण भोजन का चला गया तो जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक आपको छींक आती रहेगी। जब तक नहीं आएगा फेफड़ा क्या करेगा, बार बार उसको एक्साइट करेगा कि इसको बाहर फेंको जल्दी, बाहर फेंको, नहीं तो यहाँ आगे क्या करेगा, नुकसान। यह डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जाता है। जो भोजन का कण होता है वह अगर यहाँ चला गया तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट के रूप में होता है। जब तक उसको भगा नहीं दिया जाता तब तक चैन की सांस नहीं लेता है। इसलिए जब भी कोई चीज जाता है, आदमी छिछना जाता है या आपका जो है बार बार छींक आती है, जिससे वह भोजन का कण बाहर निकल आए। ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी भोजन का कण इसलिए जाता है, ट्रैकिया में क्यों घुस जाता है या एपिग्लॉटिस समझ नहीं पाता है। कैसे नहीं समझ पाता है, जैसे आप खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, आप सोच दूसरा पूछ रहे हैं और वह समझ नहीं पाया, क्योंकि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वह आपका मस्तिष्क से कंट्रोल होता है। मेड्यूला एक सेंटर है, उसके कई भाग होते हैं, वहाँ 3 भाग होते हैं उसके, उन तीनों भाग से यह आपका कंट्रोल होता है सांस लेने का प्रोसेस।
जो अनैच्छिक क्रिया है वह सांस लेने का प्रोसेस मस्तिष्क से हमारा कंट्रोल होता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, तब तक वह एपिग्लॉटिस ब्रेन हमारा समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या करें। उसी समय आप खाना खा लिए और वह समझ नहीं पाए, डायरेक्शन इसकी एपिग्लॉटिस दे नहीं पाए, इसी के अंदर कण चला गया। यह होता है कंफ्यूजन में होता है मस्तिष्क के एपिग्लॉटिस के न बंद होने की वजह से। जैसे ही जाएगा यह धाए धाए मारेगा, एकदम छींक निकाल, जब तक नहीं निकालने की चैन की सांस नहीं लेता है। यह हमारा होता है एपिग्लॉटिस का वर्क। अब आते हैं जो फूला हुआ भाग दिखा लैरिंक्स है। लैरिंक्स में वोकल कार्ड होता है जिससे हमारी आवाज निकलती है। कई टाइप की जो आवाजें निकलती हैं वो वोकल कार्ड की वजह से निकलती है। वॉइस बॉक्स है, इसे वॉइस बॉक्स कहलाता है लैरिंक्स, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं, इसको आपको एक उसमें बताएंगे कैसे निकलता है आवाज। फिर चलते हैं उसके जस्ट बाद ट्रैकिया शुरू हो जाता है, श्वास नली। ट्रैकिया को क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। ये देखिए आप छल्ले टाइप इसमें बना हुआ है, सी टाइप का वो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे एक दूसरे अलग है, यह पूरा ऐसे ऐसे होता है। और इसमें होता क्या है, यह कार्टिलेज का बना होता है। सांस फिर होते हुए इसमें होते हुए फिर यहाँ डिवाइड हो जाता है। देखिए लैरिंक्स हो गया हमारा। अब आते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया आपको बताया कि इसका कार्टिलेज का बना होता है। ये हमारा जो है यहाँ डिवाइड हो जाता है और यहाँ कहलाता है ब्रोंकाई। क्या कहलाता है? ब्रोंकाई। अब यह लंग्स में इंटर कर जाता है। किसमें इंटर कर जाता है? लंग्स में इंटर कर जाता है। दो तरह होता है, दिल के मतलब हार्ट के दोनों तरफ फेफड़ा होता है और यह फेफड़ा किससे कवर होता है? रिब केज से। किससे? कटहरा से, मतलब कि रिब केज से यह पूरा कवर होता है, जिससे हार्ट को और लंग्स को दोनों को बहुत सेफ्टी मिलती है। इसीलिए रिब केज से नेचर ने इसको बनाया है। स्टर्नम होता है आगे, उससे रिब केज लगी हुई जाके और डिफरेंट कॉलम से जुड़ा होता है। तो उसके बाद यह जाता है, इसमें क्या होता है? बीच में तो आपका हार्ट है, यह इसमें जाता है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई इसमें जाता है तो चेंज होता है ब्रेंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स में चेंज होता है। ब्रोंकियोल्स मतलब कि यहाँ आपका ये देखिए ब्रांच जो छोटी छोटी ब्रांचें हो गई हैं वह ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं। और उससे भी जो छोटी ब्रांचेज हैं वह क्या होती हैं? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं। अब ये समझ में आ गया आपका। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद ये आपका जो नीले कलर से ये बना हुआ है, छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, ऐसी जुड़ी होती हैं, गुच्छे टाइप की जुड़ी होती हैं, इसे कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। इसका मेन फंक्शन इसी का है। आप ये देख लीजिए, इसमें एल्वियोलाई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मतलब कई करोड़ों में होती है इनकी संख्या, मतलब करोड़ों अरबों तक आप कह सकते हैं इनकी संख्या होती है। जहां आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, यही ब्लड वेसल्स आती हैं, पूरी रहती हैं, उसी ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। आपका यह एल्वियोलाई, अभी हम आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम बता रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे चेंजिंग होती है आपकी इसकी गैसियस एक्सचेंज की। पहले हम इसको समझ लेते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम विधिवत एकदम। फिर ब्रोंकियोल्स हो गया, फिर लंग्स आता है। लंग्स पूरा देखिए, लंग्स दो भागों में, दो पार्ट है इसका, एक लेफ्ट, एक क्या होता है? राइट। एक लेफ्ट होता है, ठीक है, एक राइट होता है। राइट लंग्स डिवाइड होता है 3 पार्ट में, 1 2। ये देखिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, 1 2 3। और लेफ्ट लंग जो है आपका डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, मतलब दिस इज द राइट लंग। अब देख लीजिए इसको, एंड दिस इज द लेफ्ट लंग्स। ठीक, राइट 3 पार्ट्स, राइट कितने पार्ट में?
थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स यहाँ समझ लीजिए कायदे से। इसको फिस्योर इसे कहा जाता है, जो ये डिवाइड करता है इसे फिस्योर कहा जाता है। और यह तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पोस्टीरियर, मिडिल, इंफीरियर। इंफीरियर तीन पार्ट में, पोस्टीरियर, मिडिल और इंफीरियर में। और लेफ्ट लंग जो है पोस्टीरियर और इंफीरियर में डिवाइड होता है फिस्योर के द्वारा। क्लियर आपको हुआ? ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए एकदम। लंग्स कितने पार्ट होते हैं? लंग्स में एल्वियोलाई होती है जो बहुत संख्या में ज्यादा होती है, बहुत संख्या में होती है। उसके बाद मेन आता है आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? यह मसल्स और तंतुओं की बनी एक मोटी संरचना होती है, जो गुंबदनुमा संरचना होती है, जो लंग्स को ब्रीदिंग में हेल्प करती है। 75% क्या होता है? ब्रीदिंग में जो है हेल्प करती है कौन? आपकी डायाफ्राम। 75% डायाफ्राम करता है और 25% आपका मसल्स एंड रिब्स करती हैं। जो मसल्स होती हैं और रिब्स होती हैं वह ब्रीदिंग में जो है हेल्प करती हैं। यह डोम से संरचना होती है। ये आप डोम से मतलब समझ रहे हैं, कुछ इस टाइप की संरचना होती है। ठीक, अभी हम बताते हैं क्यों ऐसा बनाया गया है। क्योंकि यहाँ ये दबा हुआ थोड़ा सा होता है, ये जो आप देख रहे हैं दबा हुआ, यहाँ हट के कारण ये दबा हुआ होता है। अब ये देखिए, हम जब सांस लेते हैं ये लगता है कि डायाफ्राम क्या है, ऊपर आ रहा है ना, ऐसा नहीं होता है। जब हम सांस इंस्पायरेशन करते हैं तो डायाफ्राम क्या होता है? इस टाइप से हो जाता है। वह क्या होता है? कुछ इस टाइप से हो जाता है। ठीक, डायाफ्राम का यह स्ट्रक्चर हो जाता है जैसे इसमें आपका दिखाए। क्योंकि भैया जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या होता है? जगह कैविटी ज्यादा, थोरैसिक पार्ट जो है ज्यादा फूलेगा और इसको जगह ज्यादा चाहिए, स्पेस ज्यादा हो जाता है। तो डायाफ्राम, ये डायाफ्राम नीचे जाता है और वक्ष हमारा फूल आता है। मतलब कि स्टर्नम, पसलियां और इंटरकॉस्टल मसल्स वर्क करती हैं, जो ऊपर की तरफ आती हैं और स्पेस बढ़ा देती हैं और डायाफ्राम नीचे जाता है। जैसे ही हम नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो डायाफ्राम जो इस टाइप का है फिर वह इस टाइप का हो जाएगा, डोम के साइड का, इस टाइप का। इसका ये मतलब जब सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऊपर आता है, जब सांस लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे जाता है। अगर डायाफ्राम में कोई दिक्कत है तो आप ब्रीथिंग करने में असफल हो जाएंगे। इसलिए डायाफ्राम में कहीं भी दिक्कत होती है तो बहुत ही समस्या होती है। अब हम आते हैं लंग्स पे, फेफड़े पे। फेफड़े में जो है आपका एक झिल्ली होती है, ठीक है, प्लूरल झिल्ली होती है। प्लूरल झिल्ली में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है या पानी भर जाता है। दो झिल्लियां होती हैं, विसरल होती है और टर्मिनल होती है। दो झिल्लियां होती है इसमें। टर्मिनल क्या कह सकते हैं उसको? पेराइटल झिल्ली। पेराइटल झिल्ली और कौन सी? पेराइटल मेम्ब्रेन और विसरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वह दोनों शीशा जैसे नहीं होता है, गीला शीशा हो एक दूसरे से चिपका दीजिए, चिपकी रहती है, बीच में हल्का सा पानी चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी से वह चिपकी रहती हैं। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शन हो जाता है, पानी बढ़ जाता है तो सांस लेने में बहुत समस्या होती है। तो उस कंडीशन को कहा जाता है प्लूरिसिटी हो गई है, प्लूरिसिटी हो गई है और सांस लेने में बहुत ज्यादा दर्द होगा और सांस लेना असंभव हो जाएगा। प्लूरिसिटी में पानी जब फेफड़े में भर जाता है। तो यह आपको समझ में आ गया लंग्स में क्या होता है, ब्रोंकियल्स क्या है, ब्रोंकाई क्या है, डायाफ्राम क्या है, एकदम क्लियर। यह होता है हमारा सांस लेने में इतनी सारी ऑर्गन्स
काम करते हैं। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक एक का वर्क हमने बता दिया है। नसल कैविटी में जाता है तो वहाँ बाल होता है। एक बार और सुन लीजिए, नसल कैविटी में जब एयर जाता है तो वहाँ बाल होता है। बाल क्या करता है, धूल के कारण बैक्टीरिया वायरस को वहाँ से फंसा लेता है, वहाँ रुक जाते हैं। फिर उसके बाद नसल पैसेज होता है जहाँ म्यूकस का श्रावण होता है। कम से कम दिन भर में 500 ग्राम से ज़्यादा, 500 ml से ज़्यादा ही म्यूकस का श्रावण होता है, जिससे वहाँ जो है नमी बनी रहती है ट्रैकिया में, और जो एयर जाता है उसको बॉडी के वातावरण के अनुकूल बना देता है। और वहाँ जाकर कोई भी धूल का बच गया बैक्टीरिया तो वहाँ चिपक जाते हैं और लास्टली वह बाहर आ जाते हैं, मर जाते हैं। फिर शुद्ध रूप से एयर वायु जाती है, जो ह्यूमिड एयर होती है आपकी, जाती है कहाँ, लैरिंक्स पहुंचती है। वहाँ एक एपिग्लॉटिस होता है जो ऐसे जैसे ही सांस मतलब कि जैसे ही खाना जाएगा ऐसे बंद हो जाएगी, और खाना नहीं जाएगा तो ऐसे खुला रहेगा। खाना जाने का मतलब ये है कि खाना जाता है तो हमारे पेट में जाता है ओएसोफेगस से आमाशय में, और हवा जाएगी तो कहाँ जाएगी, ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाएगी, जो हम रिस्पायरेशन ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, यह प्रोसेस है। फिर फायरिंग्स आपको बताया गया, फिर लैरिंग्स में एपिग्लॉटिस, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया कार्टिलेज की बनी होती है, छल्लेनुमा स्ट्रक्चर इसमें होता है। और यह फिर इसके बाद ट्रैकिया श्वास नली जिसे कहते हैं, अगर ये टूट जाए तो असंभव हो जाएगा, जो है सांस ही नहीं जा पाएगी तो आप ले ही नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद आपकी ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई चेंज हो जाती है किसमें, ब्रोंकियल्स में, ब्रोंकियल्स चेंज हो जाता है टर्मिनल ब्रोंकियल्स में, उससे एल्वियोलाई लगी होती हैं जो संख्या में बहुत अरबों की संख्या में होती है, जहां हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के द्वारा। फिर उसके बाद आता है हमारा लंग्स। लंग्स जो है आपका प्लूरल झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती है। और फिर आता है हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम का वर्क आपको हमने विधिवत बता दिया कि डायाफ्राम जब हम सांस लेते हैं तो नीचे जाता है, स्पेस बढ़ जाता है, स्टर्नम ऊपर आ जाता है, पसलियां ऊपर हो जाती हैं। और पसलियों में दो प्रकार की हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, जो इंस्पायरेशन में काम आती है। इंस्पायरेशन इंटरकॉस्टल मसल्स होता है, दूसरा एक्सपायरेशन इंटरकॉस्टल मसल होता है, नॉर्मल कंडीशन में आती है। तो मसल का मूवमेंट भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी मसल्स में खिंचाव हो जाता है तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। 75% जो सांस लेने में सहायता करता है डायफ्राम, और 25% आपका करता है हेल्प कौन, पसलियां और इंटरकॉस्टल मसल्स। यह आपका क्लियर हो गया रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक, अब हम आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के बाद कुछ चीजें आपको बताना है। जब हम सांस लेते हैं तो आपको बताया गया, यहाँ आ गया है पूरा सांस यहाँ तक आ गई। अब आते हैं हम गैसियस एक्सचेंज में। गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, देखिए गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, ये मान लीजिए हमारी एल्वियोलाई है, अब देखिए गैसियस एक्सचेंज यही समझना है। गैसियस एक्सचेंज के एक पार्ट को हमने लिया, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, जो फेफड़े में ब्लड वेसल्स है, यह ब्लड वेसल्स कैपिलरीज हैं। ठीक है, यह क्या है, एल्वियोलाई है। यहीं पे आके गैसियस एक्सचेंज होता है। अब गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, अब यहाँ डिफ्यूजन के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे हम एयर अगर लेते हैं तो कहाँ आएगा वह एयर, ये एयर बाहर से आएगा, इसमें आएगा। कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपको हमने ये बताया कि जो वायुमंडल का एयर है, नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%।
और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अदर गैसेस, आर्गन या जो भी गैसेस हैं, ये गैसेस होती हैं। तो मुख्य रूप से हमको जानना है तीनों गैसों की मात्रा, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा, इसकी बहुत कम है। तो गैसियस एक्सचेंज, जो गैसों का विनिमय होता है वह कैसे होता है और क्यों होता है। अब हम ये आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ O2 है और यहाँ CO2 है, ठीक है। अब जो बाहर से वायु आ रही है यहाँ एटमॉस्फेयर से, मान लीजिए एटमॉस्फेयर से जो बाहर से वायु आ रही है उसकी क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी, 104 mMHg। और इसकी कितनी होगी, 40 mMHg। मतलब 104 mMHg दबाव है, वह एयर का दबाव होता है, mMHg नापा जाता है। और CO2 की 40 होती है, ठीक है, इतना जानते रहिए। और ये जो ब्लड वेसल्स है हमारे फेफड़े में, जो ब्लड आता है पूरे शरीर से फेफड़े में, उसमें कितनी मात्रा इसकी होगी, O2 की। आपकी O2 की मात्रा होगी यहाँ जो है आपकी 40 mMHg और CO2 की 46 mMHg। अब ये बताइए, जो बाहर से ये इसमें ब्लड आएगा, आपका इसमें दबाव किसका ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो आपका बाहर से आ रहा है इसमें तो ब्लड रहेगा, ब्लड से आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो इसमें आ रहा है ये ब्लड से आ रहा है, पूरे शरीर से इसमें ब्लड आ रहा है, तो उसमें मात्रा किसकी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की है और O2 की कम है। और जो बाहर से आ रही है वायु, उसमें ऑक्सीजन की 104 mMHg है और कार्बन डाइऑक्साइड 40 mMHg है। तो यहाँ एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। विसरण में क्या होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा किधर रहेगी वह उधर से कम मात्रा की तरफ चला जाएगा, और कम मात्रा वाले से फिर किधर जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। विसरण, डिफ्यूजन में यह होता है कि अधिक से कम की ओर जाना। तो अधिक से कम की ओर जाना, तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें क्या है, 104 mMHg है, तो इसमें आ गई। ठीक, आ गई, क्लियर एकदम। ब्लड वेसल्स में आ गई डिफ्यूजन के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है तो सेम है वैसे। और इसमें क्या है, 46 mMHg है, इसमें 40 है, तो इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड किसमें है, तो यह यहाँ डिफ्यूजन के द्वारा चला आएगा। तो यह गैसियस एक्सचेंज यही है कि मतलब विसरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, अदला बदली होती है। जैसे हम सांस लेते हैं, उसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो हमारी सांस जाती है एल्वियोलाई फेफड़े में, तो उस एल्वियोलाई से ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड में। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, 46 mg है, वह चली जाती है हमारे कहाँ, एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई से वह ट्रैकिया के द्वारा कहाँ चला आता है, बाहर। इसलिए क्या होता है, यह गैसियस एक्सचेंज इस टाइप से होता है। अब देखिए ये ब्लड इधर से आ रहा है, यहां गैसियस एक्सचेंज हुआ। ठीक, अब यह ब्लड चला जाएगा फेफड़े के थ्रू हार्ट में, हार्ट से फिर पूरे शरीर में जाएगा। अभी उसका भी प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं। तो यह आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे लंग्स में होता है।
ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में ज्यादा है तो अल्वियोलाई में आ जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा एल्वियोलाई में जाएगी तो इसमें आ जाएगी। अब हम आते हैं इस पे, नाइट्रोजन की मात्रा आपको मैंने बताई N2 की मात्रा कितनी होती है, 78% होती है जब वो शरीर में प्रवेश करती है, और जब बाहर निकलती है तो भी, यह तो एटमॉस्फेयर की है। और उसके बाद जब सांस छोड़ने वाला एक्सपायरेशन में, यह इंस्पायरेशन में है, यह एक्सपायरेशन में है। अब समझ लीजिए एकदम क्लियर, मतलब सांस लेने में यह वाली मात्रा जाती है, और आने में कौन कौन सी मात्रा आती है। N2 तो सेम है, कोई यूज उसका डायरेक्ट N2 का कोई यूज नहीं है शरीर में गैसों के मामले में। और O2 की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। क्यों? क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो जाता है ग्लूकोज को तोड़ने में, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। O2 हो जाता है 17%। 21 से कितना हो गया आपका, 17 हो गया। और CO2 की मात्रा कितनी हो जाती है, 4%। यह CO2 कितना हो गया, 4%। तो इसका मतलब बाहरी वातावरण से जो लिए तो यह मात्रा थी, जब शरीर से हवा निकाले तो यह मात्रा, मतलब कि अब ये ध्यान दीजिए, इंस्पायर्ड वायु में मात्रा आपकी N2 78 और O2 की 21% और CO2 की 0.03%। एक्सपायर्ड हवा की बात करें, एयर की बात करें तो N2 सेम रहेगा, O2 की मात्रा घटकर 17% हो जाएगी, और CO2 की मात्रा बढ़कर के 4% हो जाएगी। यह होता है हमारा क्या, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब ये देखिए आपका पूरा ये क्लियर हो गया, यहाँ आप क्लियर हो गए होंगे। तो इसका मतलब ये जो ब्लड जा रहा है यहाँ क्या होगा, 104 mmHg O2, और CO2 कितना हो जाएगा, वो 40 mmHg रहेगा। क्यों 40 mmHg ऑलरेडी है, रहेगा, CO2 रहेगा 40 mmHg रहेगा। इसमें ये 97 mmHg भी दिखाता है। यह 97 mmHg क्यों होता है O2, ये भी जान लीजिए। जो कैपिलरीज होती हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ वह O2 को यूज कर लेती हैं। आपकी जो है 4-5% यूज हो जाता है, इसलिए यहाँ जब ये ब्लड वेसल से जो हार्ट में जाता है उसका दबाव क्या हो जाता है, 97 mmHg हो जाता है। यह आपका रहा गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। क्लियर एकदम, हमें लगता है एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, कहीं से भी दिक्कत नहीं। अब आते हैं फिर एक बार और समझाते हैं कैसे होता है। जैसे वायु यहाँ आई आपकी और यहाँ गैसियस एक्सचेंज हुआ। गैसियस एक्सचेंज के बाद क्या होता है कि जो हमारी ब्लड, पूरे शरीर का ब्लड इकट्ठा होता है कहाँ, हार्ट में। वह अशुद्ध ब्लड होता है। जो पूरे शरीर का ब्लड आता है हार्ट में, अशुद्ध ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अशुद्ध ब्लड कहते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अशुद्ध ब्लड कहते हैं। वह आता है हार्ट में। हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी, अब ध्यान दीजिए, आर्टरी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें शुद्ध अशुद्ध रक्त बहता है। वह पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से जाती है लंग्स में। यहाँ से हार्ट से अशुद्ध रक्त लेके जाएगी लंग्स में, और यहाँ क्या हो जाएगा, जब यहाँ आपको एल्वियोलाई में पहुंच जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तो फिर वहां से एक जो वेन आएगी, वेना केवा आएगी आपकी, वो आएगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो लेके जाएगी हार्ट में ब्लड, वह ऑक्सीजनेटेड होता है, जबकि वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध ब्लड रहता है। लेकिन एक ऐसी वेन है जिसमें पल्मोनरी वेन जिसे कहते हैं, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, वह जाता है हार्ट, हार्ट के द्वारा फिर वह पंप कर दिया जाता है पूरे शरीर में, और वह जाती है किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से जाती है। कंडक्शन ऑफ O2 कैसे होता है, कंडक्शन ऑफ O2 गैसेस कैसे होता है, वो होता है आपका ब्लड के माध्यम से।
ब्लड के माध्यम से सारी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाएगा ब्लड, और वहां जाती है तो एक एक कोशिका के पास फिर वहां शुरू होता है क्या, इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन होता है, उस इंटरनल रिस्पायरेशन के थ्रू वहां अंतर श्वसन जब होगा या उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, तो वहां जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है कोशिका में। ग्लाइकोलिसिस जो होती है सेल में होती है, साइटोप्लाज्म में, तो उसमें क्या होता है, वह टूटता है एंजाइमों के द्वारा, ग्लूकोज पाइरुवेट बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है पाइरुवेट, उसका नाम है। फिर उसमें 2 एटीपी का निर्माण हो जाता है। 2 एटीपी के बाद फिर वह पाइरुवेट जाता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रियम जब इंटर करता है तो वह माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से शुरू हो जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन। तो वहाँ वह एंजाइमों के द्वारा टूटता है, जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल चलती है। उसमें क्रेब्स साइकिल के थ्रू 36 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू ही, वेन्स के थ्रू ही आपकी आती है कहाँ, हार्ट में। हार्ट से फिर वह जाएगी कहाँ, लंग्स में। वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम। वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपका फिर लंग्स में। लंग्स से वह बाहर नाक के द्वारा निकल जाएगा। यह पूरा आपका रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। तो आपको यह क्लियर हो गया होगा। आप ये देखते होंगे कभी कभी कि ये जो हमारी वेन्स है उभरी हुई है ना, यह क्या होती है, नीली होती है थोड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है कैरियर ऑफ O2, कैरियर ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन का वाहन जो होता है वह हीमोग्लोबिन होता है। एक्चुअली वह नीला होता है, इसलिए जो वेन्स ऊपर दिखती हैं आपको नीले टाइप की दिखती हैं, जबकि ब्लड निकलता है तो लाल ही निकलता है। लेकिन उस कलर की वजह से हीमोग्लोबिन के क्या होता है, नीला दिखाई देता है। जैसे ही वह ऑक्सीजनेटेड हो जाता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में होता है वह नीला दिखता है। जैसे ऑक्सीजनेटेड हो जाता है वह क्या हो जाता है, लाल। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड होगा तो वह लाल हो जाएगा। यह हमारा पूरा प्रोसेस आपका है रिस्पायरेशन का। हमें लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगला प्रोसेस होगा हमारा इंटरनल रिस्पायरेशन, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जाएंगी। जैसे आपका जो है गिल्स, कैसे मछलियां सांस लेती हैं, मेढक कैसे सांस लेते हैं, और आपको ये बताया गया एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें क्या होता है, ईस्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वह डायरेक्ट ग्लूकोज टूटता है आपका एथिल एल्कोहल में, उसे कहते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन कहा जाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन को, ठीक। और एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 बनता है, और वह टूटता है किसमें, एटीपी में, एनर्जी उत्पन्न होती है। इसका मूल मंत्र यह है कि श्वसन का काम ऊर्जा उत्पन्न करना होता है, ठीक। इसके बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे जो है अगले पार्ट में। यह हमारा आपका पार्ट 1 था रिस्पायरेशन का, जिसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको बताई गई और इंस्पायरेशन बताया गया। टोटल इसमें हमें लगता है 3 पार्ट्स में हमको बताना होगा, क्योंकि अभी आपका लंग कैपेसिटी रह गई है, और आपकी जो है वायु रह गई है, और आपकी सेलुलर रिस्पायरेशन रह गया है। कई चीजें ऐसी रह गई, 3 पार्ट में बताना होगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। जय हिंद।